पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर भी अब ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर का सामने आया, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी की घटना को ठगों ने अंजाम दे दिया। और इस ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए डॉक्टर दंपत्ति को 48 घंटे से ज्यादा समय तक ऑनलाइन बंधक बनाए रखा। इस पूरे मामले में डॉक्टर दंपत्ति ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश धनोतिया के मुताबिक डॉक्टर दंपत्ति के पास एक कोरियर कंपनी से कॉल आया था कि उनके कोरियर में एमडीएमए ड्रग थाईलैंड में पकड़ा गया है, जिसके लिए उनको अब मुंबई कस्टम विभाग से संपर्क करना होगा। इसके तुरंत बाद डॉक्टर दंपत्ति के पास एक फर्जी कस्टम विभाग से कॉल आता है और डॉक्टर दंपत्ति को मुंबई बुलाया जाता है। इसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से बयान दर्ज करने को ठग ने कहा और इस स्काइप से 48 घंटे तक डॉक्टर दंपत्ति से पूछताछ करते रहे और अलग अलग अकाउंट्स में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके साथ ही डॉक्टर दंपत्ति को 15 बच्चों के अपहरण के मामले में उनके पास डॉक्टर दंपत्ति के डॉक्यूमेंट मिले हैं और उनके अंग ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इस मामले में भी डॉक्टर दंपत्ति को जमकर डराया गया। जब डॉक्टर दंपत्ति के पास पैसा खत्म हो गया तो ठगों ने अपशब्द कहने के बाद फोन काट दिया। अब इस पूरे मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन ऑनलाइन डेटा मांगने में लगभग 6 महीने का वक्त क्राइम ब्रांच को भी लगेगा। इसके बाद आरोपियों की जानकारी मिल सकेगी। हालांकि पुलिस ठगों को जल्द पकड़ने का दावा करती नजर आ रही है। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जो कि डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल हाउस अरेस्ट कह सकते हैं इसको। इसमें फरियादी जो कि डॉक्टर दंपत्ति है, दोनों ही, और पति पत्नी दोनों डॉक्टर है और इंदौर के निवासी है। ये बेसिकली संडे को 12 बजे इनके पास एक कॉल आया कि आपका जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया कि आपके जो कुरियर है, जो पार्सल है, वो थाईलैंड में अभी रिसीव नहीं हो पाया है क्योंकि कस्टम में पकड़ लिया गया है। और कस्टम में पकड़ लिया गया है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगे हुए हैं और आपका आधार कार्ड है उसमें, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे हुए हैं इसकी, और उसमें काफ़ी इलीगल चीज़ें हैं, उसमें एमडीएमए ड्रग्स है। और आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई एयरपोर्ट पर मुंबई कस्टम से संपर्क करना पड़ेगा। तो वो लोग काफ़ी घबरा गए। फिर तुरंत उन्होंने तत्काल उसको साइबर क्राइम से जोड़ा। उन्होंने कि वेट करिए, आपको साइबर क्राइम से जोड़ते हैं। फिर साइबर क्राइम के बाद फिर उन्होंने सीबीआई से जोड़ा। सीबीआई से जोड़ने के बाद फिर बोला कि आप मुंबई आ जाएं। तो उन्होंने मना किया, मुंबई आ नहीं सकते हैं, आप ऐसे ही इसको ऑनलाइन ही इसको क्लियर कर लें, इसको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप स्काइप आईडी पर आ जाएँ, स्काइप आईडी पर आ जाए, वीडियो कॉल करें। फिर वीडियो कॉल किया गया, जिसमें जो आईडी दी थी वो सीबीआई की आईडी थी, वो क्राइम ब्रांच, वो साइबर क्राइम की आईडी थी, स्काइप आईडी। और वीडियो कॉल संडे दोपहर 12 बजे से जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो लोग लगातार उनसे करते रहे, ऐसा करना है, उनको प्रोसेस बताते रहे। फिर सीबीआई बनकर फिर सीबीआई से फिर आरबीआई में ट्रांसफ़र किया, आपका केस आरबीआई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी जो सर्विलेंस टीम है वो करेगी। फिर उसके बाद उनसे पैसा डलवाना शुरू किया। फिर बोला कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें यूज हुए हैं, जो बच्चों की किडनैपिंग वाले मामले में जो बच्चे जो रिहा हुए हैं उनके, ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिया गया है, ऑर्गन उनका निकाल लिए गए हैं। तो ये केस भी आपके खिलाफ बनेगा। फिर उसके बाद ये बोला कि आपके खिलाफ इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस बनेगा, ये डॉक्यूमेंट उसमें यूज हुए हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके परिवार को भी आरोपी बनाया जाएगा। तो वो लोग काफ़ी डर गए और लगभग 8.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। फिर ये इन्होंने संडे को 12 बजे से शुरू किया कॉल, और मंडे ट्यूसडे को शाम को 5 बजे फिर जब उन्होंने बोला कि और पैसा चाहिए, तब जब उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब और पैसा नहीं है, तब फिर उसके बाद उनके द्वारा फिर कुछ अपशब्द कहे गए। फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद वो कंप्लेंट करने गए। कंप्लेंट करने के बाद फिर यहाँ क्राइम ब्रांच में आए, जाके कंप्लेंट दर्ज हो गई है इनकी। 1930 पर भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है। और जो क्राइम ब्रांच का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 7049124445, इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली गई है। बुरहानपुर में जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिस और डॉक्टर के बीच बहस हुई। डॉक्टर ने बोला पुलिसकर्मी से कि तेरा टीआई 3rd क्लास है, मैं 2nd क्लास हूं, नौकरी को रखता हूं जूते की नोक पर। एमएलसी करने पर जिला अस्पताल में हंगामा। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो लाल बाग थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल का है। वीडियो में दिख रहा डॉक्टर रघुवीर सिंह है, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर और पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नौकरी की नौक पे इसके लिए नहीं करता, मैं सॉफ्टवेयर नौकरी करता हूँ, समझ गया? तो जो करना है वो तू कर ले।
सर तू करके बात कर रहे हैं सर आप मेरे देखो कर रहा हूँ ना, बोला ना नौकरी मैं शौक के लिए करता हूँ। मैं पुलिस वाला मैं नहीं हूँ। सर करके और आप करके बात मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, कोई नौकरी छूट गई तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इससे 10 गुना कमा सकता हूँ फिर भी, कभी कहीं भी बैठ के। सर मैं सरकारी काम से आया हूँ सर। हाँ 102 में कर दूँगी। नहीं तो कर रहा हूँ, जो दावे दिखा रहा है मुझे। क्या ज़्यादा करेंगे सर, मैं आपको आप करके सर करके बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो यार। मैं यही से बात करा, किससे? यही से बात करा आपने टीआई सर। करा। सर टीआई सर बोल दो सर। वो टीआई सेकंड क्लास ऑफिसर, तेरा टीए थर्ड क्लास है, समझ में आ गया? सर मैं आप करके बात करो, आपको समझ में आ रहा बता है? रहा हूँ मैं आप करके बात कर। टीआई सर मेरे लिए सर नहीं है, मैं रजिस्टर्ड ऑफिसर सेकंड क्लास, मेरे लिए सर नहीं है। सर आप भी सिविलियन के लिए बैठे हैं और मैं भी। पहले अपने टीआई को पूछ ले एक बार। तुम ये सिखा रहा ना सर का टीआई को बोलो, एक बार पूछ जाके। सर मैं तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना सर, मैंने आपको कुछ बोला हो तो बता दीजिए। नहीं तुम ये धमकी दे रहा है कि मैं कलेक्टर को कर दे फोन। मैंने ये बोला कि सर कलेक्टर साहब को कर दे फोन कर, तुम्हें सस्पेंड करवा दे, मैं नहीं करूँगा काम। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इंदौर में चुनाव के लिए जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही मतदान के लिए लगने वाली ईवीएम मशीनों को जल्द ही वेयर हाउस से नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नेहरू स्टेडियम की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे नेहरू स्टेडियम परिसर और स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार समय से पहले चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों का वितरण टीम को किया जाएगा। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अलग टीम का गठन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर खुद पूरे काम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ईवीएम मशीनों को फिजिकली जल्दी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी स्ट्रांग रूम की तैयारी चल रही है। जैसे ही स्ट्रांग रूम 100% ओके हो जाएगा, उसके उपरांत ही ईवीएम मशीनों को शिफ्टिंग किया जाएगा। अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक्स और कुछ सिविल वर्क चल रहे हैं और साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य जारी है और लगभग एक आध दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और यदि एक आध दिन में कंप्लीट हो जाता है तो निश्चित रूप से हम 13 तारीख को ईवीएम को शिफ्ट करेंगे। हाँ, ये जो जितनी भी ईवीएम मशीनें हैं ये एआरओ को हैंडओवर की जाएगी और एआरओ विधानसभा वार बनाए गए सभी विधानसभा के एआरओ को, जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं, उन्हीं को ईवीएम हैंडओवर की जाएगी। अभी ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है। जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वरों की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग से की गई है और शीघ्र ही उनके आने का कार्यक्रम आ जाएगा। और जैसे उनका कार्यक्रम आता है तो सभी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आ जाएंगे और हमारे यहाँ भी ऑब्जर्वर के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी उसकी भी तैयारी चल रही है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला राजगढ़ जिला चिकित्सालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल रोजाना यहां महिलाओं को रेफर करने या डिलीवरी के बदले पैसे लेने की शिकायत आम हो गई है। ताजा मामला डॉक्टरों व स्टाफ की लापरवाही से हुई प्रसूता ज्योति वर्मा की मौत का है, जिसे लचर व्यवस्था के कारण जान से हाथ धोना पड़ा। पढ़ाना निवासी ज्योति वर्मा अपने मायके जीरापुर से जिला चिकित्सालय राजगढ़ उसे लाया गया था, जहां उसने डिलीवरी के समय स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन डिलीवरी के 3 दिन बाद सीने में दर्द होने के कारण परिजन ड्यूटी स्टाफ पर पदस्थ नर्स से डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसूता करीब 2 से 3 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन कोई भी डॉक्टर या स्टाफ नर्स ने सुध तक नहीं ली। उपचार समय पर नहीं मिलने के कारण ज्योति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि अस्पताल प्रबंधन को पुलिस तक बुलानी पड़ी। मृतक प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए लिए गए, उसके बावजूद भी मेरी बेटी को ना तो किसी डॉक्टर ने 2-3 घंटे तक देखा, ना ही कोई इलाज किया, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रसूता की मौत के बाद राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव सहित एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार व पुलिस अधिकारी जिला चिकित्सालय राजगढ़ पहुंचे, जहां महिला वार्ड में भर्ती प्रसूता महिलाओं
वो परिजनों से विधायक व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जानकारी ली गई, जहां कई महिलाओं ने 10,000, 5,000 या किसी ने 2,000 रुपए देकर डिलीवरी कराने के डॉक्टर व स्टाफ पर आरोप लगाए हैं। वहीं जब इस तरह की बातें सामने आने के बाद विधायक ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह डॉक्टरों को यहां रहने नहीं दिया जाएगा और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मामले में एसडीएम ने एक जांच टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं और जांच में दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। कहाँ के हो? जी पढ़ाने का रहने वाला हूँ। पढ़ाने क्या मामला क्या है था? जी मेरी वाइफ को डिलीवरी थी। कब भर्ती करा था? जी सोमवार के दिन। सोमवार के दिन। क्या नाम है वाइफ का? ज्योति वर्मा जी सर। ज्योति वर्मा। तो कब परसों भर्ती करा था? जी सोमवार के दिन। फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? मेरे को ऑपरेशन की बोला मैडम ने। किसने बोला था? ये मेरे पापा जी को मालूम है, मेरे ससुर जी को मालूम है। किसने बोला था? कौन सी मैडम है, मतलब नाम क्या है? आराधना कौन सी मैडम है? कोई आराधना मैडम नाम से है, मैं नहीं पहचानता हूँ इतना। मैं बाहर का रहने वाला हूँ। मेरे ससुर जी ने बात करा था तो उनने बोला ऑपरेशन कर दे। उसके बाद में मेरे से बोला कि वाइफ भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है। उसके बाद में मेरे को अभी आज फ़ोन लगाया मेरे घर ससुर ने कि वाइफ को सांस की प्रॉब्लम आ रही है, आप जल्दी से आओ। तो मैं गाड़ी तुरंत स्टार्ट करके घर से निकल लिया और मेरी वाइफ को लाने के लिए मैंने बोला था कि माँ मत ले जाओ इस अस्पताल में। और मैडम उनने कुछ पैसे भी लिए मेरे ससुर कितने से। पैसे लिए थे? ये मेरे ससुर से लिए थे। कितने पैसे लिए उन्होंने? उनने लिए कम से कम 10 से 20,000 ऑपरेशन के पेटर से करने के लिए। कौन सी मैडम? कितने लिए पैसे? ये मुझे नहीं पता कौन सी मैडम ने लिए, मैं बाद में सही है कि कल एक हमारी बहन की मृत्यु हुई है, उसके ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, बेटी हुई है, बेटी सुरक्षित है और कुछ स्टाफ नर्सों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की है, उससे जान चली गई है। आज हम सब लोग एक टीम डॉक्टर की एसडीएम लेवल की और डिप्टी कलेक्टर की टीम जांच कर रही है। उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसकी गलती होगी। और वास्तव में मानव जीवन के साथ इस प्रकार का घिनौना हरकत, एक समाज सेवा के नाते हमें अपना जीवन को चलाना चाहिए। और नौकरी क्यों मिलती है, नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? सेवा के लिए, सेवा ही सब कुछ है। परंतु मेरा स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों से आग्रह है कि हमें एक सेवा करना चाहिए। ये एक मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। जैसे अपन रोज डेली भगवान को नहलाते धुलाते उनकी सेवा करते हैं, ऐसे ही एक मनुष्य की सेवा करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और जिस प्रकार की घटना घटी है वो घटना पुनः ना पुनरावृत्ति हो और इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। मेरी कलेक्टर साहब से बात हो गई है, कमिश्नर साहब से बात हो गई है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। पेट की लड़की की डेट हुई है। कैसे? वो उसकी सर्जरी हुई थी परसों की रोज़, आज अचानक से घबराहट हुई है और तब डेट हुई उसकी घबराहट होने से। डिलीवरी पहले ही हो गई थी? हाँ, उससे सर्जरी से हुई थी डिलीवरी। तो डॉक्टर देखने आए थे, नहीं आए? नहीं सर, वो डॉक्टर ड्यूटी पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे। एक सिस्टर से बोला तो उसको पेट में दर्द हो रहा था तो इंजेक्शन लगा के चली गई, उसको दर्द कम नहीं हुआ तो मैं सिस्टर के पास दौड़ के गई। तो सिस्टर ने भी बोला मेरे से कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, और भी पेशेंट है। फिर भी 2-3 बार गई तो सिस्टर आई, तो सिस्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। तो मैं फिर भी उनसे आराम नहीं होता, मैंने बोला आकांक्षा मैडम को बुला दो, तो बोला हमें नहीं पता। नीचे भी आई मैं ऑफिस में, तो जिसके बाद मैं आकांक्षा मैडम यहाँ ऑपरेशन थिएटर में थी तो एक का ऑपरेशन कर रही थी, तो जिससे मैंने वेट किया, उसका ऑपरेशन हो गया, मरीज ऊपर चला गया। जिसके बाद मैं अंदर घुसी तो एक डॉक्टर है, मैं पहचानती हूँ, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उसको सिस्टर और को बता दिया कॉल पे कि उसको ये ट्रीटमेंट दे दे। तो सर ऐसा होता है कि बिना मरीज को देके ट्रीटमेंट किया जाता है? तो मैंने 181 पे कॉल किया सर, जिसके बाद तो एक भी डॉक्टर ड्यूटी पे था और जैसे 181 पे कॉल किया और सारे डॉक्टर वहाँ पे आ गए और जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट करने लगे, इसकी डेट हो गई। उसमें जांच चल रही है, 2 डिप्टी कलेक्टर जांच कर रहे हैं और जो भी सामने तथ्य आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टि क्या सामने आया सर, जो महिला की अभी बयान चल रहे हैं, अभी जो पीड़ित पक्ष के बयान हो चुके हैं, अभी डॉक्टरों के जो यहाँ स्टाफ नर्स वगैरह जो ड्यूटी पे थे उनके बयान होना बाकी है। सर अभी आपने जो महिला वार्ड है वहाँ पर भी निरीक्षण किया तो वहाँ पर महिलाओं ने भी आरोप लगाए हैं पैसे देने। कुछ शिकायत आई है उसकी भी, लेकिन पटवारी बुलवा है, वो डिप्टी कलेक्टर लेडीज मैडम है उनके साथ और सुशील डिप्टी कलेक्टर उनके साथ जांच करेंगे। कितने लिए आपसे? क्यों भाई कितने रुपये लिए आपसे? कितने लिए? क्या नाम है इनका? कौन से गाँव की?
त्योहारों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक त्योहारों में मिठाई की डिमांड अधिक बढ़ जाती है और कई लोग मावा में मिलावट करके मिठाई की बिक्री करते हैं। इस मिलावट से लोगों की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद खाद्य विभाग की अलग अलग टीम जांच में जुटी हुई है। देखिए, हमेशा ही हमारा खाद्य सुरक्षा के ऊपर विशेष फोकस रहा है और लगातार हम लोग सैंपल्स भी ले रहे हैं और अगर कहीं पर सैंपल इस तरीके से सुरक्षित मिलते हैं तो तत्काल FIR की भी कार्रवाई करी है। कुछ 1-2 स्ट्रक्चर्स भी हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और अगर त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों को सैंपल्स और बढ़ाने भी पड़े तो हम लोग बढ़ाएंगे। और देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि स्वस्थ खाना और ख़ास तौर पर फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सबसे प्राथमिकता का विषय है। उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और एक टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया था। अगर किसी को शिकायत करनी है तो उस नंबर पर कर सकता है, हमारी टीम तत्काल कार्रवाई करेगी। थाना मनावर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय अवैध फायर आर्म्स तस्कर पवन पिता गुलजार सिंह सिकलीगर निवासी ग्राम सिंघाना थाना मनावर सहित अवैध फायर आर्म्स खरीदने महाराष्ट्र राज्य से आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम द्वारा तीनों आरोपियों के कब्जे से 6 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 38,000 रुपए नकदी व 1 मोटरसाइकिल, कुल मशरू का कीमत 2,73,000 रुपए को जब्त किया गया। आरोपी अक्षय निवासी बीड़ महाराष्ट्र के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में हत्या के प्रयास, लूट, अवैध फायर आर्म्स के कुल 10 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी पवन सिंह थाना मनावर का निगरानीशुदा बदमाश होकर आरोपी पर मध्य प्रदेश राज्य में 12, राजस्थान में 3, दिल्ली राज्य में 2 तथा गुजरात राज्य में 1 कुल 18 अपराध अवैध फायर आर्म्स के पंजीबद्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण रेंज इंदौर अनुराग व उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण रेंज इंदौर निमिष अग्रवाल के द्वारा पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवाल के नेतृत्व में धार जिले में अवैध हथियार निर्माता व तस्करी के कार्य में संलिप्त गिरोह की पतारसी व धरपकड़ हेतु जिले के समस्त नगर पुलिस अधीक्षक SDOP महोदय के साथ साथ समस्त थाना प्रभारियों को उचित कार्यवाही हेतु लगाया गया है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 10 अप्रैल को ATS से धार पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र बीड़ का रहने वाला अक्षय अटोले व सचिन राठौर एक मोटरसाइकिल MP11 MX2640 पर सिंघाना के किसी सिकलीगर से अवैध फायर आर्म्स खरीदकर मनावर खलघाट होते हुए महाराष्ट्र जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर अंकित सोनी व थाना प्रभारी मनावर कमलेश सिंघार के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीम द्वारा ग्राम मेहता खेड़ी फाटा सिंघाना पर नाकाबंदी कर आरोपी अक्षय पिता श्यामराव अठवाले निवासी बीड़ महाराष्ट्र, सचिन पिता बबन राठौर बंजारा निवासी गेरवाई बीड़ महाराष्ट्र को बमुश्किल पकड़ा एवं उनकी तलाशी में 3 अवैध देसी पिस्टल, 10-32 बोर के राउंड मिले। अवैध पिस्टल व कारतूस के बारे में पूछताछ करते दोनों आरोपियों द्वारा बताया गया कि हमने सिंघाना के रहने वाले पवन सिकलीगर व 2 अन्य से 3 देसी पिस्टल व राउंड लिए थे, जिस पर से थाना मनावर पुलिस द्वारा तत्काल सिंघाना में संभावित स्थान पर दबिश दी। जहां पवन सिंह सिकलीगर मिला वो मौके से उसके 2 अन्य साथी जो कि उक्त अवैध फायर आर्म्स की तस्करी में संलिप्त है नहीं मिले। पवन सिकलीगर ने पूछताछ पर अक्षय व सचिन को अवैध आर्म्स देने का जुर्म स्वीकार किया एवं मकान के बाड़े में 3 स्वयं के द्वारा बनी हुई पिस्टल छुपा कर रखना बताया गया, जिस पर से थाना मनावर पुलिस द्वारा 3 पिस्टल पवन की निशानदेही पर जब्त की गई। तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना मनावर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंगलवार और बुधवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां प्रदेश के कुछ शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली है। अचानक बदले इस मौसम की वजह से तापमान में भी कमी देखने को मिल रही है। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है इसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली और कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई और कहीं कहीं ओला देखने को मिला और हमारे
इंदौर डिवीज़न की बात करें तो इंदौर में भी कहीं कहीं हमको बारिश देखने को मिली और कहीं कहीं हमको बूंदाबांदी देखने को मिली। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो अभी 12-13 तारीख तक इंदौर जिले में और इंदौर जिलों के आसपास कहीं कहीं पे हमको हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और जो तापक्रम है वो अभी 3-4 दिन तक 35 और 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 21 और 22 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन हम देखते हैं तो 15 और 16 तारीख के बाद में थोड़ा सा मौसम साफ होगा लेकिन बादल बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो 16 और 17 तारीख के बाद में जो मैक्सिमम तापक्रम है वो बढ़कर 38 और 39 के ऊपर जाने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी बढ़कर 23 और 24 डिग्री के आसपास जाना की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम है दोनों में 2 से 3 डिग्री का उछाल देखने को मिल सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री रामलला का जन्मोत्सव अब से उनके जन्म स्थान अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान सूर्य स्वयं रिफ्लेक्टर के माध्यम से रामलला के मस्तक पर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने तैयारी पूर्ण कर ली है। सनातन धर्म के अनुसार गुड़ी पड़वा से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिवस को हमें ईश्वर का पूजन, अर्चन और शक्ति की आराधना कर धूमधाम से मनाना चाहिए। श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में आयोजित श्री श्याम भजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिए विशेष अतिथि पंडित कपिल शास्त्री ने कहा कि सभी सनातनियों को नव वर्ष गुड़ी पड़वा को ही मनाना चाहिए। नव वर्ष का प्रभु की आराधना से बढ़कर कोई स्वागत नहीं हो सकता। विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति एकमात्र ऐसा धर्म और संस्कृति है जिसमें संपूर्ण विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। कार्यक्रम का प्रारंभ बालक अभिनंदन शास्त्री ने गणेश स्तुति से किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने गायक कलाकार का श्याम पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। हारे का सहारा है मेरा श्याम कार्यक्रम में भजन गायक कलाकार मुकेश मेहता ने हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी, लोकेश चौहान ने सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, माधवी सोनी ने वारी जाऊं रे, राकेश अत्रे ने श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शुभी पाठक ने यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राजेश चौहान ने तूने मुझे बुलाया शेरावाली है, संदीप जाजमे ने मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, कैलाश मंडलोई ने मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, अंजलि पांडे ने कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, त्रिवेणी आवले ने भर दे श्याम झोली भर दे सहित अन्य भजनों की प्रस्तुति दी। गायक राजा पाठक ने गुजराती गरबे द्वारिका नो नाथ म्हारो राजा रणछोड़ छे कि जब तान छेड़ी तो पूरा पंडाल ही गरबे पर थिरक उठा। कार्यक्रम के दौरान जमकर आतिशबाजी कर नव वर्ष का स्वागत किया गया। संचालन डॉक्टर खुशबू शर्मा ने एवं आभार पंडित मोहनदास जी महाराज ने माना। सभी बंधुओं को जय श्री श्याम। मैं विश्वदीप मिश्रा, साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनावर। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुड़ी पड़वा नव वर्ष के अवसर पर मनावर के समीप स्थित श्री खाटू श्याम वैकुंठ धाम मंदिर में आयोजित श्री श्याम भजन निशा में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का अवसर मिला और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि पंडित श्री कपिल जी शास्त्री थे। कार्यक्रम के दौरान शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के भजन गायक कलाकारों ने
एक से बढ़कर एक श्री श्याम भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। देर रात तक श्रोता इन भजनों पर झूमते रहे। मैं समस्त मंदिर समिति भजन गायक कलाकारों की ओर से आप सभी को गुड़ी पड़वा नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री श्याम। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।